तो ये अब 203 करवाऊंगा बाबा आपको ना, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। ये पहले गेस्ट फैकल्टी के पास थी, मैं कराऊंगा इसको। और कुछ टॉपिक इसमें राजकुमार जी करवाएंगे जिन्होंने आपको इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाई है, और कुछ टॉपिक मैं करवाऊंगा इसके। ठीक है ना? कौन कौन से टॉपिक वो हमने आपस में डिस्कस कर लिए हैं, उसमें आपको तो पढ़ने से कंसर्न रखिए आपके ऊपर। ठीक है ना? और ये जो टॉपिक जो मैं आज करवाऊंगा, ये कंप्लीट मैथमेटिकल है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा कोशिश होकर आप इसे समझिए। और दिस इज द बेसिक ऑफ एसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एसी सर्किट है, पार्ट है, आगे चाहे मशीन पढ़े चाहे आप पावर सिस्टम पढ़े, है ना, सभी में ये रहेगा। और वैसे भी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको क्या है कि एसी में फेजर क्वांटिटी क्या होती है, नोटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, लैगलिड कैसे डिसाइड करते हैं, रेक्टेंगल से पोलर, पोलर से रेक्टेंगल, दे आर सो मेनी थिंग्स जो कि आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो चैप्टर 4 है ये, उसका सिलेबस का आपके, जिसका टॉपिक का नाम है फेजर एलजेब्रा। तो इसमें पहला है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो छोटा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने तो केवल अभी, है ना, आगे फिर हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। किसी भी ऐसी क्वांटिटी या ऑल्टरनेटिव क्वांटिटी को फेजर से प्रदर्शित किया जाता है जिसमें उस फेजर की जो लेंथ है वो उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करती है, तथा एंगल थीटा किसी रेफरेंस एक्सिस या संदर्भ एक्सिस के साथ उसके कोण को प्रदर्शित करती है। ठीक है? तो कोई भी फेजर अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जिसमें पेन लेके बताऊंगा आपको। किसी भी फेजर को आपको रिप्रेजेंट करना है तो सपोज ये रेफरेंस एक्सिस है। ठीक है? और यहां से किसी भी फेजर को मैंने प्रदर्शित कर दिया है ऐसे। कोई भी फेजर है, कोई भी नाम दे दीजिए उसका, पी क्यू आर, कुछ भी नाम दे दीजिए, जिसका नाम मैंने पी दिया। ठीक है? तो ये जो इसकी लेंथ है ना, ये तो उस फेजर पी के मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करती है, और ये जो एंगल थीटा है, ये जो एंगल थीटा है, ठीक है, ये उसके रेफरेंस एक्सिस के साथ कोण को प्रदर्शित करता है। हालांकि यह फेजर डायग्राम किसी भी वेक्टर को प्रदर्शित करने का उपयुक्त मेथड है, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन इनसे फास्ट स्पीड से सोल्व नहीं की जा सकती। जो कैलकुलेशन करिए ना उस फेजर के ऊपर, वो फेजर डायग्राम से थोड़ा सा मुश्किल से सोल्व होती है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है? इसलिए किसी वेक्टर या फेजर को विभिन्न मैथमेटिकल फॉर्म्स में प्रदर्शित करते हैं। तो इस ये जो फेजर जो हमने बनाया ना, ये फेजर पी, इसको मैथमेटिकल रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है जिससे कैलकुलेशंस हमारी फास्ट हो जाए। तो ये देखिए, इतना सा ये बताया है कि फेजर को एक डायग्राम से प्रदर्शित करेंगे, जैसा भी मैंने आपको बताया, जिसमें उसकी जो लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करेगी, और जो उसका एंगल है थीटा, किसी भी रेफरेंस एक्सिस के साथ वो उसके कोणों को प्रदर्शित करेगी। नाउ सिंबलिक नोटिफिकेशन नोटेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटर जे। 4.2 4.3 दोनों कंबाइंड है। ऑपरेटर जे, ठीक है, एक मैं चीज आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। वैसे मैंने जब आपको 205 पढ़ाया था, सर्किट पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया, जब हमने रेजोनेंस डिस्कस किया था, है ना, या एसी सर्किट जब डिस्कस किया था, थ्योरम्स की थी हमने एसी की, केवीएल की, सीएल। तो जिस हिसाब प्रकार से आपने मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था, जो आयोटा पढ़ा था ना, वो ही चीज इंजीनियरिंग के अंदर जे से रिप्रेजेंट। तो जे क्या है? किसी भी काल्पनिक राशि को प्रदर्शित करने का सिंबल है जे। तो मैथमेटिक्स में उसको हमने रिप्रेजेंट किया था आयोटा से, या हम रिप्रेजेंट करेंगे जे से। सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका कारण यह है जे से रिप्रेजेंट करने का कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर सिंबल आई इज रिजर्व फॉर करंट। तो उसको प्रदर्शित किससे करेंगे? जे से। तो व्हाट इज जे? जे एक ऑपरेटर है। जिस प्रकार से प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, ये सब क्या है? ऑल दीज आर मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो जे भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक है? अब वो क्या करता है जो ऑपरेटर जे? तो ऑपरेटर जे किसी भी फेजर को नंबर डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, CCW, काउंटर क्लॉकवाइज शॉर्ट हम क्या कहेंगे?
CCW या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कर देता है, जबकि फेजर के मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऑपरेटर जे है, वो हम किसी भी चीज से अगर जे को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जे क्या करेगा, उस फेजर को 90 डिग्री रोटेट कर देगा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। सपोज कीजिए ये कोई भी वेक्टर है, इसका नाम मैंने दे दिया पी, नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? तो यदि इसको जे से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जाएगा। देखिए, ये ध्यान रखिए, कहां जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड विल नॉट चेंज। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर जे टी। क्या हो जाएगा? वेक्टर, यहाँ हो जाएगा वेक्टर जे, इज अ वेक्टर जे। ठीक है, मतलब ये जो वेक्टर है, ये अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा, ध्यान रखना। देखिए, जे से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा के अंदर रोटेट हो जाएगा। इस ये एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी के विपरीत चलती है, ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा कहलाएगी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ऑपरेटर जे केवल एक्स वाई एक्सिस पर भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स एक्सिस पे अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि वाई एक्सिस पे ही ये रहेगा। एक्स एक्सिस की उसकी वैल्यू प्लस या माइनस के अलावा कुछ नहीं होती है। क्योंकि j इक्वल टू -1 अंडर होता है, अतः यह काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, आयोटा को अपन मैथमेटिक्स में आयोटा से प्रदर्शित करते हैं, इमेजिनरी संख्या या काल्पनिक संख्या को, और इंजीनियरिंग के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे j से। तो j बराबर क्या होता है? -1 अंडर रूट। ओके, तो जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जे स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, इसका रूट 1 माइनस होल स्क्वायर किया तो -1। ठीक है, जे क्यूब की वैल्यू जे स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर इज -1, तो हो जाएगी -j। और जे फोर की वैल्यू जे स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू +1। जे फोर से किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से कुछ भी नहीं होगा, वो वेक्टर वहीं का वहीं रहेगा, ना उसके एंगल में फर्क, उसमें एंगल में चेंज आएगा, ना उसके मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में तो जे से मल्टीप्लाई पढ़ने के बाद कभी भी नहीं आएगा, केवल एंगल में चेंज आता है। जे से मल्टीप्लाई करने से कोई भी वेक्टर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा के अंदर रोटेट हो जाता है। तो जे को हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे, या तो आप जे को ऐसे प्रदर्शित कर दीजिए, जे इक्वल टू -1 अंडर रूट, या जे इक्वल टू -1 एंगल 90, जे इक्वल टू 1 एंगल। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को जे से गुणा करने पर वह वेक्टर 90 डिग्री एंड पॉजिटिव या एंटीक्लॉकवाइज दिशा में रोटेट होता है। अब ये ध्यान रखिए यहाँ पर कि इंजीनियरिंग के अंदर जो पॉजिटिव डायरेक्शन मानी गई है, वो मानी गई है एंटी क्लॉकवाइज। ये स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है। ठीक है ना, इसलिए इसको अपन ये नहीं कहेंगे साहब ऐसा क्यों माना गया है, जैसे ये है कोई लाइन है, रेफरेंस एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है, ये कि पॉजिटिव डायरेक्शन ये मानी गई है इंजीनियरिंग के अंदर, पॉजिटिव डायरेक्शन मानी। ठीक है, और ये जो वेक्टर है, ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर है, ये सारे सारे नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो एंटी कोई भी वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव एंगल है उसका। एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, उसका रेफरेंस एंगल निगेटिव है। ठीक है, ये समझ में आ गया अभी तक का? हाँ सर, आ गया। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। कोई भी वेक्टर को xy कोऑर्डिनेट पर किसी वेक्टर p को निम्नानुसार प्रदर्शित किया जाता है। ये कोई भी वेक्टर, ये xy कोऑर्डिनेट x, तो इधर -x होएगा, ये +y, और इधर -y। ठीक है, ये तो पता है ग्राफ। ठीक है ना, तो
किसी भी वेक्टर को सपोज करो ये 0 है, यहाँ पर है आपके 0, कोऑर्डिनेट ओरिजिन है, तो ये वेक्टर P है, ठीक है। P का ये जो एक्सेस है, एक्स एक्सेस, उसका एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट यदि हम P के निकालें तो ये तो लंबाई हो जाएगी इसकी x की a, और y की कितनी हो जाएगी b, तो ये P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो किसी भी वेक्टर को एक्स एक्सिस पर निम्नानुसार प्रदर्शित किया जाता है। ये तो आपने ग्राफ में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, आगे फिर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अब ये है कि ये जो वेक्टर है इसको हम, ये हमारा फेजर डायग्राम के अंदर कैलकुलेशन इस तरह से कर, ये हमारा वही चीज है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव रियल एक्सिस, ये माइनस है, उसको कहेंगे माइनस रियल एक्सिस, क्योंकि जब माइनस होता है एक्स माइनस नहीं रहता ना। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है, वो तो रियल एक्सिस कहलाती है, और जो वाई एक्सिस है ये काल्पनिक एक्सिस कहलाती है, इमेजनरी एक्सिस कहलाती है। तो ये पॉजिटिव रियल, ये माइनस रियल, ये पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस, ये नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। इसका एंगल है 0 डिग्री, ठीक है। अब मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जाऊंगा तो एंगल बढ़ते जाएंगे, इधर गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा +90, तो ये पी वेक्टर है, इसको जे से गुणा कर दूंगा, यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये जे पी कहलाएगा +90 होगा। फिर और जे से गुणा करूंगा तो जे स्क्वायर पी हो जाएगा, जे स्क्वायर भी -1 है तो हो जाएगा -p, तो ये हो जाएगा रियल एक्सिस। ऊपर जो मैंने आपको अभी बताया था कि जे होता है वो केवल एक्स एक्सिस पे नहीं होता, केवल वाई एक्सिस पे होता है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे केवल पी है और यहाँ पे -p है, कोई जे नहीं है, जब यहाँ पे भी जे है और यहाँ पे भी -j है। और जैसे मल्टीप्लाई किया, ये +180, ये 0 डिग्री है, ये +90 डिग्री, ये +180 डिग्री, और जैसे मल्टीप्लाई किया +270 डिग्री, और वेक्टर क्या हो जाएगा -jp, तो 3 बार जैसे मल्टीप्लाई कर दिया, जे क्यूब का वैल्यू होती है -j, मैंने ऊपर बताया था आपको, तो ये हो जाएगा jp, और फिर वापस मल्टीप्लाई करूंगा जे से, तो j की पावर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, j की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, तो p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस p आ जाएगा, वहीं आ जाएंगे हम, तो ये एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। तो 0 डिग्री या 360 डिग्री एक ही बात है। तो दिस इज +90, देन माइनस +180, +270, +360। और यदि आप क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको हम कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी के दिशा में चलेगी, ये कहलाएगी माइनस डायरेक्शन। तो यहां से चलेंगे 0 डिग्री, यहाँ गए -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, प्लस माइनस 180 तो एक ही जगह आएगा, +90 या -270 एक ही बात है, -90 या +270 एक ही बात है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रियल पार्ट भी पॉजिटिव होगा संख्या का, काल्पनिक भाग भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में रियल भाग नेगेटिव होगा, इमेजरी भाग पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में रियल नेगेटिव होगा, इमेजरी भी नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में रियल पॉजिटिव होगा और इमेजरी नेगेटिव होगा, ठीक है। ये रियल एक्सिस कहलाती है, और ये इधर वाली कहलाएगी नेगेटिव रियल एक्सिस, इधर वाली कहलाएगी पॉजिटिव रियल एक्सिस, ये कहलाएगी रियल इमेजरी एक्सिस, और ये कहलाएगी इमेज नेगेटिव इमेजरी एक्सिस। तो ये इस प्रकार से किसी भी वेक्टर को प्रदर्शित किया जाता है फेजर डायग्राम में, तो उसका ये चार्ट होता है सारा का सारा, जिसमें रियल एक्सिस कौन सी है, इमेज एक्सिस कौन सी है, +90 किधर है, +180 किधर है, -90 किधर है, -180 किधर है, 0 डिग्री का क्या मतलब है, 360 डिग्री का क्या मतलब है, +270 का क्या मतलब है, -90 का क्या मतलब है, ठीक है। समझ में आ गया सारा सारा ये,
ओके। ठीक है ना। तो इसका नोट्स भी मैं भी डाल दूंगा, इसको आप क्वेश्चन के हिसाब से भी मैं चैप्टर में हिसाब से देता जाऊंगा ट्यूटोरियल, तो आप लिखते जाना इस नोट्स। ठीक है सर। ठीक है। तो मैथमेटिकली किसी भी फेजर को रियल तथा इमेजनरी भाग में निम्नानुसार प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसा भी मैंने आपको बताया था, वेक्टर पी बराबर ए प्लस जे बी। तो इसमें ए तो रियल संख्या कहलाती है, ठीक है, और बी जिस तरह जे है वो काल्पनिक संख्या कहलाएगी। ठीक है। तो ए तो कहलाएगी रियल, वास्तविक, और बी कहलाएगी इमेजनरी या काल्पनिक। ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड होएगा, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, ए प्लस आयोटा बी का मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और एक्स एक्सिस के साथ उसका कोण जो आएगा थीटा बराबर tan इनवर्स बी बाई। ये तो मैथमेटिक्स में आपने जो टेंथ में तो नहीं, जो डिप्लोमा में पढ़ा होगा उसमें निकालने का तरीका है, मैग्नीट्यूड और एंगल कैसे निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और उसका एंगल निकालेंगे tan इनवर्स बी बाई ए से। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन कल की क्लास में हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड और थीटा अलग तरीके से कैलकुलेटर से कैसे निकालेंगे। तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड पी का, और ये थीटा हो गया इसका एंगल। ठीक है। अब मैं आपको अभी कह देता हूँ, बाद में क्लास के बाद में पता नहीं ध्यान रहे नहीं रहे मुझे, आप आना कल सब आपका जो कैलकुलेटर केशियो वाला, जो जो भी कैलकुलेटर केशियो वाले में आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम पी व मैग्नीट्यूड और थीटा एक साथ निकाल लेते हैं। दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो कल बल डिस्कस करेंगे कि वेक्टर को कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, और एक रूप से दूसरे रूप में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये पी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही ऊपर, जैसे भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, वो नंबर जिसके काल्पनिक संख्या आती हो वो कॉन्जुगेट, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है हिंदी, मेरे ख्याल से सम्मिश्र बोलते हैं। ठीक है। अब कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है, तो ऊपर वेक्टर p इक्वल टू ए प्लस जे भी बताया गया है। वेक्टर के इस फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं। कौन सी फॉर्म कहते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं। तो जिस रूप में जे की रूप में आता है, ए प्लस जे बी रूप आता है, वो फॉर्म कहलाती है रेक्टेंगुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहलाती है? रेक्टेंगुलर। तो P प्लस ए जे बी, ये जो हमने लिखा है P प्लस ए जे बी, ये फॉर्म कहलाएगी रेक्टेंगुलर। ठीक है। तो यदि किसी वेक्टर के इमेजरी भाग का साइन बदल दिया जाए, तब वह उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। कोई भी अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका यदि इमेजरी भाग का साइन चेंज कर देंगे तो वो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो ये कुछ नंबर दे रखे हैं, उनका कॉन्जुगेट बता रखा है। सपोज ए प्लस जे बी से कॉन्जुगेट क्या होगा, जे को माइनस में कर दीजिए, ए माइनस जे बी से कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ए माइनस जे बी है, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा ए प्लस जे। ए है कोई भी संख्या, अब ये तो केवल रियल ही है, जबकि क्या बताया था कि इमेजरी भाग का साइन चेंज करना है। तो ए का कॉन्जुगेट ए ही होगा, माइनस ए नहीं होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट में हम केवल काल्पनिक भाग का साइन चेंज करते हैं। ठीक है ना। जे बी है, जे बी का कॉन्जुगेट माइनस जे बी, केवल काल्पनिक है, उसका साइन चेंज कर दीजिए। माइनस जे बी का प्लस जे बी, और माइनस ए का माइनस ए ही रहेगा, क्योंकि ये वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या नहीं है। तो कंजुगेट नंबर में आपको केवल काल्पनिक संख्या का साइन चेंज करना है, वास्तविक संख्या का साइन चेंज नहीं करना।
ठीक है, समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया भैया? आ गया कॉन्जुगेट नंबर? यस सर, यस सर, समझ में आ गया। ठीक है ना, तो इसको आप ढंग से समझ लीजिए। अभी मैं नोट्स डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। कल आप सब कैलकुलेटर लेके बैठिए, देखिए कैलकुलेशन करते जाइए, मैं यहाँ से बताता जाऊंगा, रिजल्ट जो आएगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा, उसको अपने कैलकुलेटर के ऊपर आप चेक कर लीजिए। और उसके बाद क्वेश्चन दूंगा कुछ, तो प्रैक्टिस करेंगे तो काम आसानी से आपका समझ में आ जाएगा। फेजर कैलकुलेशन जितनी भी अपन फेजर कैलकुलेशन इसमें करेंगे और आगे एसी सर्किट्स में करेंगे, उसमें सारे में ये चीजें काम में आएंगी। तो आज 4.1, 4.2, 4.3 मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटर जे, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एंड कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तीन चीज आपको मैंने करवा दी है। इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो मैं क्लास बंद करूँ। एनी डाउट? कोई डाउट है भैया क्लास में? नहीं है सर। नहीं है, चलो फिर बंद करें। हाँ सर। ठीक है ना, और कल कैलकुलेटर लेके आइए। कल की क्लास सुबह 9:15 बजे होगी। आज तक थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए डिले हो गया। बाकी मैं आपकी हमेशा क्लास 9:15 बजे लूंगा, चाहे मैसेज डालूं चाहे मैसेज नहीं डालूं, ठीक है ना। हालांकि याद रहेगा मैसेज डालने का, मेरे को मैसेज डालूंगा अभी, लेकिन बाई दी वे किसी भी कारण से या ध्यान नहीं रहेगा तो आप ये देखिए 9:15 बजे क्लास आपकी रहेगी डेली, कल से, ठीक है। ओके।